नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 10 के पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों, हम इस एपिसोड में सनातन धर्म में वर्णित 4 युगों की अवधि पर, जिसको लेकर बहुत ढेर सारा बात विवाद होता रहता है, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने बहुत ढेर सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लिया था। इस पार्ट में उन तथ्यों को हम एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई सिस्टम निकल के आ पाएगा युगों की अवधि को लेकर, जिसमें जो हमने ढेर सारे तथ्य इकट्ठा किए उनमें से ज़्यादातर फिट हो जाएं। दोस्तों, ये जो विषय है बहुत वृहद है युगों का, इसलिए बहुत ढेर सारी चीज़ें मुझे मिली हैं रिसर्च के समय और मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए हो सकता है कि मैं इस पार्ट 2 में सब कुछ ना बता पाऊँ, तो हो सकता है कि मैं पार्ट 3 भी ले आऊँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले और समय पर वीडियोज़ मिल जाएँ। दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस एपिसोड के पार्ट 1 को देख लिया है तो आपको पता होगा कि आखिर युगों को लेकर हमारे सामने समस्या क्या है। क्योंकि अगर हम वेद में देखें, अपने ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद में, तो किसी किसी मंत्र में एक युग 1 वर्ष के बराबर है, कहीं 5 वर्ष के बराबर है, कहीं 12 वर्ष के बराबर है और कहीं कहीं तो एक जनरेशन के बराबर दिया हुआ है। वहीं हमने अथर्ववेद के अपने 8वें कांड के दूसरे सूक्त के 21वें मंत्र को देखा था, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो वहां पर यही जो अवधि है वो 10 से 12,000 वर्ष की दी गई है, लेकिन वहां पर कोई दिव्य वर्षों का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पुराणों में आएंगे तो पुराणों में भी 12,000 वर्षों की अवधि दी गई है, लेकिन वहाँ एक दिव्य वर्ष का कॉन्सेप्ट है। मतलब 360 से हमें गुणा करना पड़ता है और फिर युगों की अवधि लाखों में चली जाती है। और फिर क्या होता है कि हमारी जो रामायण और महाभारत को लेकर जो एविडेंसेस हैं एस्ट्रोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल, वो मैच नहीं करते हैं। तो ये समस्या है। दोस्तों, अब इस समस्या का निदान करने के लिए जब हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है। वो ये है कि हमारे ग्रंथों में युगों का जो प्रयोग हुआ है केवल समय चक्र को दर्शाने के लिए नहीं हुआ है। हमारे पास ऐसे भी ग्रंथ हैं, ऐसे सनातन मूल ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर 4 युगों का प्रयोग समय चक्र से हटकर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी हुआ है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को भी समझ लें और फिर इस समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आप ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ को, जो कि ऋग्वेद शिखा का ब्राह्मण ग्रंथ है, वहां पर आप पंचिका 7 के अध्याय 33 के खंड 15 को देखें तो वहां पर एक मंत्र आता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस मंत्र में बताया गया है कि जब इंसान सोते रहता है तो वो कलयुग की अवस्था है, और जब इंसान जग जाता है तो वो द्वापर युग है, और उसके बाद जब वो खड़ा हो जाता है तो उसे त्रेता युग की अवस्था बोल सकते हैं, और जब वो चलने लगता है तो सतयुग की अवस्था होती है। और इसीलिए बोला जाता है कि इंसान को हमेशा चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 युगों के बारे में बताया गया है। और अगर आप चरक संहिता देखें और उसके शरीर स्थान खंड में देखें तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और इसमें बताया गया है कि आयु के हिसाब से, आयु के अनुसार और शरीर की अवस्था के अनुसार भी ये 4 युग होते हैं। जैसे कि बचपन की अवस्था को, बाल्यावस्था को सतयुग बोला गया है, जवानी की अवस्था, युवा अवस्था को आपको त्रेता युग से कंपेयर किया गया है, और जब वृद्धावस्था आती है तो उसको द्वापर युग बोला गया है, और जब शरीर रोग ग्रसित हो जाता है और मृत्यु की शैया पर, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसको कलयुग बोला जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और चरक संहिता की माने तो अगर आप स्वस्थ हैं और आपका मानसिक और जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा है, तो आप कलयुग में नहीं हैं, ऐसा चरक संहिता बताती है। तो दोस्तों, इस तरह से अलग अलग आयामों में चीज़ें बताई गई हैं। इनफैक्ट आप महाभारत को देखें तो महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी बताते हैं कि ये जो युग होते हैं ये राजा बदल भी सकते हैं अपने कामों से, अपने शासन से। अगर मान लीजिए आपकी प्रजा सुखी है, धन संपन्न है, मानसिक तनाव में नहीं है, चारों ओर खुशहाली है, तो एक तरह से ये सतयुग ही है। तो अपने आप टैलेंट पे, अपने आप शासन से, अपनी आप कूटनीति से अपने राज्य में सतयुग भी ला सकते हैं, ऐसा भीष्म जी बताते हैं। और हम देखते हैं कि जो राम राज्य है रामायण में, उसमें हर जगह जो जिस तरह का वातावरण है वो एक सतयुग की ही अवस्था मानी जा सकती है। तो दोस्तों, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने तैयार कर दी है कि 4 युगों का समय चक्र के अलावा एक फिलोसफिकल और फिजियोलॉजिकल व्यू भी हमारे वैदिक मूल ग्रंथों में दिया गया है। दोस्तों, अब हमें सब कुछ पता चल गया है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो तैयार हो गई है। अब इसको लेकर हमें अब इस समस्या को सुलझाना है। दोस्तों, कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए हम आज से शुरू करेंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग कलयुग में हैं तो हमें कलयुग से ही शुरू करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई है और ये कब खत्म होगा।
दोस्तों कलयुग के आरंभ को लेकर आधुनिक विद्वानों में दो डेट्स बहुत पॉपुलर हैं। पहली है 18 फरवरी 3102 बीसी और दूसरी है 2 नवंबर 5561 बीसी। अब जो ये पहली डेट है इसको तो लगभग सभी लोग मानने लगे हैं, क्योंकि इसका जो आधार है वो है दो ग्रंथ, आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। तो उसको हम देखेंगे अभी। लेकिन ये जो दूसरी डेट है 2 नवंबर 5561 बीसी की, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज डार्टमाउथ यूएसए के एक स्कॉलर हैं नीलेश नीलकांठ ओक जी। तो उन्होंने महाभारत से बहुत ढेर सारे प्रमाणों को इकट्ठा करके ग्रहों की दशाओं से एस्ट्रोनॉमी पे रिसर्च करके इस डेट को निकाला है। तो ये डेट भी बहुत ढेर सारे सबूतों पर खड़ी है। तो हम दोनों डेट्स के पीछे के क्या अप्रोच है, कौन से प्रमाण है, हम सब कुछ देखेंगे। इसलिए सबसे पहले हम ये 18 फरवरी 3102 बीसी वाली डेट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों 18 फरवरी 3102 बीसी के पीछे का जो पहला आधार है सूर्य सिद्धांत। तो वहाँ पर अगर आप अध्याय 1 में 57वां पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि कृत युग के अंत में, यानी कि सतयुग के अंत में, जो सारे के सारे ग्रह हैं वो मेष राशि में अलाइन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य सिद्धांत में कोई तारीख दी नहीं गई है ना। 18 फरवरी वो तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की है, लेकिन पंचांग के अनुसार भी कोई भी तारीख नहीं दी गई है कलयुग से रिलेटेड कि कलयुग की आरंभिक तिथि क्या थी। वहीं पर अगर हम आर्यभट्टीय को देखेंगे जो दूसरा आधार है, तो वहाँ आर्यभट्ट जी बताते हैं एक अपने वाक्य में कि जब 3 युग बीत गए थे और चतुर्थ युग का 3600 साल बीत गया था, तब वो 23 साल के थे। मतलब जब ये आर्यभट्टीय लिख रहे थे तो वो 23 साल के थे। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि इस तथ्य को, इस सबूत को इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हमने कलयुग की डेट नहीं निकाली है, हमने आर्यभट्ट जी का जन्मदिन निकाल दिया है। हमने क्या किया है कि कलयुग की डेट मान ली है कि 18 फरवरी 3102 बीसी थी, फिर उसमें 3600 साल कलयुग का जोड़ दिया और 23 साल और जोड़ दिया, क्योंकि 23 साल की उम्र में वो आर्यभट्टीय लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने बोल दिया कि 499 एडी में आर्यभट्टीय लिखी गई है और 23 साल और घटा लो तो वो आर्यभट्ट जी का जन्मदिन आ जाता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आर्यभट्ट जी का जन्मदिन नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर हम किसी तरह उनका जन्मदिन जान जाएं या जन्म वर्ष जान जाएं तो इस तथ्य के आधार पर जो उन्होंने बताया है कि चतुर्थ युग का 3600 साल प्लस 23 साल जो बीत गया है, उससे हम कलयुग की आरंभिक तिथि भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जो सूर्य सिद्धांत में ग्रहों के अलाइनमेंट की बात लिखी है कि युग के अंत में जो ग्रह होते हैं, जो जितने भी ग्रह हम देख सकते हैं मेजर ग्रह, वो मेष राशि में अलाइन हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कृत युग के अंत में बोला जा रहा है, सतयुग के अंत में, और सतयुग के अंत में तो त्रेता युग शुरू होता है, ना कि कलयुग। तो हमने एक गलती ये कर दी है ये मानकर कि ग्रह जो अलाइन हो रहे हैं मेष राशि में वो कलयुग की शुरुआत हो रही है, जबकि साफ साफ लिखा है कि कृत युग के अंत में। और दूसरी चीज़ हमें ये भी चेक करनी पड़ेगी कि कृत युग के अंत में ये जो ग्रह अलाइन हो रहे हैं और जिसको हम डेट दे रहे हैं 18 फरवरी 3102 बीसी, क्या उस दिन सच में अलाइन हुए थे कि नहीं हुए थे। तो इस दिशा में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर थे रिचर्ड एल थॉम्सन। ये स्टैटिस्टिकल मैथमेटिशियन थे, बायोलॉजिकल मैथमेटिशियन थे और क्वांटम थ्योरी पे भी काम करते थे। तो इन्होंने डफेट स्मिथ करके एक लोग थे, उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया था। तो उसको यूज़ करके 18 फरवरी 3102 बीसी पर ग्रहों की क्या दशा थी उसको कैलकुलेट किया था, उसको सिमुलेट किया था। तो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही होगी। इसमें क्या है कि इसमें जो ग्रह हैं 18 फरवरी 3102 बीसी को, वो उनके लॉन्गिट्यूडनल मीन पोजीशंस दी गई हैं और ट्रू पोजीशंस भी दी गई हैं। अब दोस्तों ये जो रेफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में ये एंगल्स हैं, ये मेष राशि में जो पहला नक्षत्र है रेवती, उसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो मेष राशि है, यानी कोई भी राशि है, 12 राशियां हैं, ये 30 डिग्री की होती हैं। और हमने क्या किया है, हमने मेष राशि की पहले नक्षत्र से ये एंगल्स लिए हैं। तो इसमें जितने भी निगेटिव एंगल्स होंगे वो मेष राशि के बाहर चले जाएंगे। तो अब जिस डिग्री से जा रहे हैं वो आपके सामने आ रहा होगा। और जो भी पॉजिटिव एंगल्स हैं वो 30 डिग्री से अगर बड़े हो गए तब भी मेष राशि से बाहर चले जाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अलाइनमेंट उतना परफेक्ट नहीं है जिस तरह के अलाइनमेंट की बात की जा रही है, लेकिन हाँ अलाइंड है, क्योंकि अलाइनमेंट ग्रहों का होना बहुत असंभव सी बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जितने भी ग्रह हैं उनका जो ऑर्बिटल प्लेन है वो पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन से एंगल पे हैं। तो जब एंगल पे वो घूम रहे हैं तो कभी एक साथ अलाइन हो ही नहीं सकते हैं, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। और पहले तो सूर्य सिद्धांत के समय जो हमें आकाश में ग्रह दिख गए उनकी ही बात की गई है। जो मेजर 5 ग्रह हैं जैसे कि बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि, उन्हीं के अलाइनमेंट की बात की गई है। यूरेनस और नेपच्यून तो आकाश में दिखते नहीं थे, तो इसलिए उनकी बात भी नहीं की गई है। और ये भी देखा गया है कि अगर 8 ग्रहों के अलाइनमेंट की बात की जाए, जो हमारे आज 8 ग्रह हैं, तो 396 बिलियन वर्ष में ऐसा कोई संयोग बनेगा तो बनेगा, वरना बन ही नहीं सकता है, अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता है।
तो एक रफ अलाइनमेंट तो बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम ये मान लें कि आकाश में एक तरफ ग्रह हो जाते हैं, तो इस डेटा से, अगर ये डेटा रिचर्ड एल थॉमसन जी ने जो निकाला है, सिमुलेट किया, अगर ये सही है तो उस हिसाब से ये माना जा सकता है कि मेष राशि के आसपास सारे के सारे ग्रह जो हैं वो अलाइन हो गए थे, और राहु जो कि मून का ऑर्बिट और पृथ्वी का सन के अराउंड के ऑर्बिट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो 180 डिग्री पर था, मतलब विपरीत दिशा में था। हम टेबल में भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो -160 डिग्री पर है। तो दोस्तों ये वही आधार हैं जिनके बेसिस पर 18 फरवरी 3102 बीसी को कलयुग की आरंभिक तिथि मानी गई है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि 2 नवंबर 5561 बीसी वाली तारीख को कलयुग की आरंभिक तिथि किस प्रकार से चुना गया है। दोस्तों अब जो दूसरी डेट है 2 नवंबर 5561 बीसी की, जैसा कि मैंने बताया कि नीलेश नीलकंठ ओक जी हैं, उन्होंने ये प्रपोज की है। बहुत उन्होंने रिसर्च किया है, रामायण के बहुत ढेर सारे सबूतों को निकाला है, महाभारत से निकाला, और उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, 3 किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी 2 किताबें, एक रामायण पर है और एक महाभारत पे, उन्होंने उसकी डेटिंग की है। तो उन्होंने बताया कि रामायण जो है वो करीब करीब 12209 ईसा पूर्व हुई है, और महाभारत जो है वो 5561 ईसा पूर्व हुई है। अब नीलेश ओक जी का ये मानना है कि अगर आप कलयुग की आरंभिक तिथि को निकाल रहे हैं तो बिना महाभारत को पढ़े हुए या बिना महाभारत को इंक्लूड किए हुए ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो युगों की बात हुई है किसी भी ग्रंथ में, अगर सनातन धर्म के उठाएं तो महाभारत में हुई है। महाभारत में सबसे ज़्यादा कलयुग के बारे में बताया गया है। तो उनका ये मानना है कि जो हम सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय से जो चीज़ें निकाल रहे हैं, वहाँ पर ज्योतिष के अनुसार जो आर्यभट्ट जी ने बताया है या फिर सूर्य सिद्धांत में बताया गया है, उसमें महाभारत का तो कोई रोल बताया नहीं गया है। इसलिए वो ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम एस्ट्रोनॉमी के बेस पे बना भी रहे हैं कोई डेट, तो कम से कम महाभारत को तो पढ़ लें। इसलिए उन्होंने जो महाभारत की डेटिंग निकाली है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उन्होंने ये बताया है, और जैसे कि हमें भी पता है कि महाभारत का जो पहला दिन था, युद्ध का पहला दिन, वो कार्तिक अमावस्या को हुआ था, और उसके बाद जो 17 दिन हैं वो अगले मंथ यानी मार्गशीर्ष में चले जाते हैं। अब ये जो हमें पता है, इसमें एक बात और हमें पता है कि 10वें दिन जो भीष्म जी थे वो बाणों की सैया पर चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने शरीर कब त्यागा था, जब उत्तरायण में सूर्य चला गया था, यानी विंटर सोल्स्टिस पे, जो कि 10वें दिन के कम से कम 92वें दिन बाद आया था। तो ये जो ढेर सारे हमारे पास ग्रहों के बारे में, जो उनकी दशाओं के बारे में पता है, तो इससे उन्होंने जब एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर्स में जो सिमुलेशंस में उन्होंने डाला, तो उनको 5561 बीसी में 16 अक्टूबर को युद्ध स्टार्ट हुआ था, ऐसा पता चला है। अब 16 अक्टूबर को युद्ध स्टार्ट हुआ, और वो बोलते हैं कि 2 नवंबर को 5561 बीसी में ही कलयुग शुरू हो गया। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो उसके 36 साल बाद जब कृष्ण जी पृथ्वीलोक को छोड़कर यहाँ से चले गए, तब कलयुग शुरू हुआ है। हमारा ऐसा मानना है, और इसी हिसाब से हमने फिर जो कलयुग की डेट है 18 फरवरी वाली, उससे फिर हमने 36 साल पहले करके महाभारत की डेट निकाली हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ महाभारत की डेट से कलयुग की डेट निकाली जा रही है। यहाँ बोला जा रहा है कि 16 अक्टूबर 5561 बीसी को महाभारत शुरू हुई थी, मतलब पहला दिन शुरू हुआ था युद्ध का, और जो 18वां दिन था, मतलब कि 2 नवंबर 5561 बीसी, उस दिन कलयुग शुरू हुआ। अब ऐसा नीलेश जी इसलिए बता रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि महाभारत में बहुत ढेर सारे ऐसे प्रमाण हैं जो सीधा सीधा बताते हैं कि युद्ध का जो 18वां दिन था, उसी दिन कलयुग शुरू हुआ। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि आदि पर्व में वैशंपायन ऋषि ने बताया है कि द्वापर युग और कलयुग के एकदम मध्य में, जब जैसे ही शुरू होने वाला था, तभी ये युद्ध खत्म हुआ है। तो मतलब 18वें दिन जब युद्ध खत्म होता है, तब कलयुग शुरू होता है। और इसी को कोरोबोरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जीवन राय जी एक यंग स्कॉलर हैं, यंग रिसर्चर हैं, उन्होंने जो अपनी स्टडी की है वो इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो बताते हैं कि जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो उसके पहले के जो 3 पर्व हैं, उसमें युगांत की चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो गई थी कि युग का अंत होने वाला है, या युगांत शब्द जो है महाभारत में ज़्यादा आने वाले थे। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होता है, 18 दिन का युद्ध खत्म होता है, उसके बाद के पर्व में युगांत शब्द आ नहीं रहे हैं। मतलब एक तरह से मान लिया गया है कि अब युग का अंत हो चुका है, अब कलयुग आ चुका है, इसलिए युगांत शब्दों का प्रयोग होना बंद हो गया। और वो ये भी बताते हैं कि शुरू में जो युगांत शब्द है वो फ्यूचर टेंस के लिए, मतलब भविष्य काल में यूज़ हो रहा था, युद्ध के समय प्रेजेंट में यूज़ हो रहा था, और जैसे ही युद्ध खत्म हो गया तो ऐसे ही वो पास्ट टेंस में यूज़ होने लगा। तो जीवन राय जी का जो रिसर्च है वो नीलेश ओक जी के रिसर्च को सपोर्ट करता है। तो वो इस तरह से उन्होंने ये डेट निकाली है 2 नवंबर 5561 बीसी की। तो दोस्तों मैंने दोनों डेट्स, जो हमारी 18 फरवरी 3102 बीसी वाली है और 2 नवंबर 5561 बीसी वाली, दोनों डेट्स के पीछे मैंने आपको क्या अप्रोचेज और क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, उनके बारे में बता दिया है। अब मैंने ये तो बता दिया है, लेकिन अब जो समस्या है वो बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम युगों की अवधि लाखों वर्ष वाली ले लें, तो द्वापर युग से पहले त्रेता युग तो लाखों वर्ष पहले आना चाहिए। लेकिन नीलेश ओक जी बोलते हैं कि 12,000
ईसा पूर्व रामायण हुई है। और भी जो दूसरे रिसर्चर्स हैं या दूसरे स्कॉलर्स ने बताया वो करीब करीब 5000 से 6000 ईसा पूर्व रामायण के कालखंड को रखते हैं। तो अब ये दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि लाखों वर्ष पहले अगर महाभारत का काल हम मान भी लें कि चाहे 3000 ईसा पूर्व पहले हुआ हो या 5000 ईसा पूर्व पहले हुआ है, तो उसके करीब करीब हमें फिर 8 लाख वर्ष पहले, क्योंकि अगर आप देखें तो द्वापर युग की जो अवधि है वो 8,64,000 वर्ष है और द्वापर युग के अंत में महाभारत हुई है। तो उस हिसाब से फिर रामायण का जो कालखंड है वो मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि रामायण का कालखंड हम 10,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व और 5,000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और इस हिसाब से फिर 8 लाख वर्ष पहले रामायण तो निकल नहीं रही है। तो ये पहली समस्या है। अब दूसरी समस्या ये है कि मान लीजिए ये लाखों वर्षों की अवधि वाले युगों की धारणा को हम छोड़ भी दें और ये मान लें कि जो पुराणों में या हर जगह जो 12,000 दिव्य वर्ष बताए गए हैं वो नॉर्मल मानव वर्ष हैं, वो दिव्य वर्ष नहीं है, तो उस हिसाब से कलयुग की जो अवधि निकल के आएगी वो 1200 वर्ष निकल के आएगी, क्योंकि फिर उसका 2 गुना हमारा द्वापर युग है, 3 गुना त्रेता युग है और 4 गुना जो है वो सतयुग है, और फिर 1200, 2400, 3600 और 4800 जोड़ेंगे तो 12,000 होता है। तो 1200 का जो कलयुग है, फिर 1200 अगर मानव वर्ष का मान लेंगे तो अब हमने जो डेट निकाली है 3000 ईसा पूर्व और 5000 ईसा पूर्व वाली, उसमें 1200 वर्ष जोड़ेंगे तो वो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। फिर कलयुग कैसे चल रहा है, क्योंकि 5000 ईसा पूर्व में अगर हम मान लीजिए 1000 वर्ष और जोड़ दिया तो 4000 ईसा पूर्व हो जाएगा। 3000 में अगर हमने 1000 वर्ष और जोड़ दिया तो 2000 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो इसका मतलब कलयुग खत्म हो चुका है। तो अब हम दोनों तरफ से फंस गए। ना अब हम लाख वर्ष वाला ले सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर रामायण को बहुत पुराना होना चाहिए, रामायण फिर अभी नहीं हो सकती, और ना हम 1000 वर्ष वाला ले सकते हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर कलयुग तो खत्म हो गया है। तो अब हम बीच मझधार में फंस गए हैं। तो दोस्तों, अब इस समस्या को और आगे सुलझाने के लिए हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे। वहाँ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या गलतियाँ हो गई हैं, क्या चीज़ें मिसलीडिंग है और क्या वाकई में सत्य है। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ ज्ञान मिला है, तो अपने दोस्तों में, अपने परिवार में जरूर शेयर करें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दूंगा इस पार्ट को यहीं पे विराम। आपको मिलूंगा मैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय श्री राम।